गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों मैं यश। तो दोस्तों, दैनिक जागरण के मुख्य पृष्ठ का जो संपादकीय होता है, जिसे आप एडिटोरियल के नाम से संबोधित करते हैं, उसके बारे में आज हम यहाँ पर लेकर आए हैं। और आज का जो विषय बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसे लिखा है संजय गुप्त जी ने। और जो हमारे पास कंटेंट है वो है अमेरिकी चुनाव नतीजों का असर। तो देख सकते हैं, अमेरिका यदि कहा जाए तो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से दोनों तरह से मैं कहना चाहूँगा कि पूरी दुनिया में यदि शक्तिशाली देशों की श्रेणी में कोई पहली प्रायोरिटी है, पहली प्राथमिकता रखता है, तो वो है अमेरिका जैसा देश। इसलिए बहुत मायने रखता है कि वहाँ के राष्ट्रपति कौन हैं, कौन चुने जाएंगे, भविष्य में जो हो सत्ता किसके हाथ जाएगी, किसके साथ नहीं जाएगी। तो बहुत मायने रखता है। अमेरिका जैसा देश यदि किसी निर्धन कमज़ोर देश के ऊपर भी यदि अपना हाथ रख दे, तो उस देश में भी सामने वाले शत्रु से लड़ने की हिम्मत आ जाती है, चाहे वो कितना बड़ा भी हो। मैं बता दूंगा आपको, अगर अमेरिका जैसा देश अगर नेपाल जैसे देश के ऊपर यदि हाथ रख दे, कहे चाइना से भिड़ जाओ ना, तो उसके अंदर भी वही जोश उत्साह हो जाएगा जैसे परिवार में एक छोटे से बच्चे के ऊपर उसके चाचा या उसके पिता हाथ रख देते हैं। ये वास्तविकता, इस चीज़ को आप मानिएगा। इसलिए उसके बारे में बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कमला हैरिस को जानने का, बिडेन के जानने का, डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं हुआ। चलते हैं, पूरी प्रक्रिया देखते हैं और भारत पे इसका असर क्या पड़ेगा यदि बिडेन बनते हैं। सबसे ताकतवर देश अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में दुनिया की हमेशा से दिलचस्पी रही है। यह इस बार भी है, क्योंकि अमेरिका इसके पहले वैचारिक आधार पर इतना विभाजित कभी नहीं दिखा। वैचारिक का मतलब होता है विचारों के माध्यम से। इतना विभाजित कभी नहीं हुआ। जैसे कई खेमे बन चुके हैं, कुछ लोग फलाने को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग उन फलाने को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। वह दोनों प्रमुख दल डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन जिस विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं, उसने अमेरिकी समाज के बीच एक खाई पैदा कर दी है जो आसानी से पड़ती नहीं दिख रही है। तो दोस्तों, एक चीज़ आपको बता दें, डेमोक्रेटिक जो पार्टी है उससे बिडेन है उसके उम्मीदवार, और रिपब्लिक के जो हैं डोनाल्ड ट्रंप उम्मीदवार हैं। और इन राजनीतिक पार्टियों में दोस्तों आपसी जो विचारधारा, आइडियोलॉजी बहुत ही दूर होता चला जा रहा है। इस खाई के लिए डोनाल्ड ट्रंप को जिम्मेदार माना जाता है। कहते हैं कि ट्रंप ने तब राष्ट्रपति बनने की ठानी थी जब एक डिनर में बराक ओबामा ने उनका उपहास उड़ाया था। एक उद्योगपति के तौर पर खुद को कई बार दिवालिया घोषित कर चुके ट्रंप ने आखिर रिपब्लिकन पार्टी की उम्मीदवारी हासिल कर ली, और 2016 में जब डेमोक्रेट प्रत्याशी हिलेरी क्लिंटन की जीत सुनिश्चित मानी जा रही थी, तब उन्होंने अप्रत्याशित सफलता प्राप्त की। तो आप देख सकते हैं, एक छोटा सा उदाहरण दिया गया है कि कितने महत्वाकांक्षी हैं डोनाल्ड ट्रंप। किसी विशेष अतिथि के रूप में एक बार बराक ओबामा जी के साथ डिनर कर रहे थे, किस प्रकार से उस डिनर के साथ साथ बराक ओबामा जी ने उनका उपहास उड़ाया। उसके बाद इनके अंदर जो इनकी महत्वाकांक्षाएं हैं बढ़ गई, और वो अब देख सकते हैं कई बार बैंकरप्ट भी हो चुके हैं। मतलब बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, पूरी दुनिया में लोग इनके बारे में जानते हैं, डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। कई बार दिवालिया होने के बाद जिस तरह से इस व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास बना, दिवालिया होने के बाद इसने राष्ट्रपति पद के लिए जितनी मेहनत की, और आखिर उस वो प्रत्याशी भी बन गया, उसके बाद बंदा राष्ट्रपति भी बन गया, अपने आप में बहुत बड़ी सफलता है। ट्रंप अपने विवादास्पद बयानों और अप्रत्याशित फैसलों के लिए जाने जाते हैं। उन पर न केवल कोरोना की अनदेखी का आरोप लगा, बल्कि अश्वेतों के प्रति पुलिस के आक्रामक रवैये की उपेक्षा करने का भी। आपने देखा होगा कि जब कोरोना चाइना से धीरे धीरे उसके तमाम भूखंडों पर पैर पसारने लगा, तो वही अमेरिका जैसा देश था जिसने उपहास उड़ाया, कहा कि अरे कोरोना वरोना बस चाइनीज़ों को होगा, अमेरिका उससे बहुत दूर है, अमेरिका में नहीं आ सकता। पर उसे साथ पता नहीं था जो सिल्क रोड है, उसे पता नहीं था उस रोड का आज से नहीं, ऐतिहासिक दौर से उस मार्ग का प्रयोग किया जा रहा है। तो उससे वहाँ इटली गया, फ्रांस गया, फिर वहाँ के लोग अमेरिका गए। इससे अमेरिका में जो महामारी आई, जो नुकसान हुआ, पूरा दुनिया पूरा देश जानता है, जिस वजह से उनके तमाम तरह के कथनों का उपहास उड़ाया गया था। और यही नहीं, तमाम तरह के जो ब्लैक लोग हैं, अश्वेत हैं, या फिर नॉन अमेरिकन है, जिस तरह से उन पर क्रूरता बर्बरता आए दिन की जाती है, जिस तरह जॉर्ज फ्लॉयड जैसे व्यक्ति को मारा गया, वहाँ पे जो वहाँ की जनता थी काफ़ी असंतुष्ट
देखी डोनाल्ड ट्रंप से, तो इन सारी चीज़ों का कहीं न कहीं असर पड़ा है। इसके चलते चुनाव के पहले श्वेतों और श्वेतों के बीच तनाव बढ़ा और कई शहरों में हिंसा भी हुई। इस हिंसा को रोकने के लिए जैसे कदम उठाए जाने चाहिए थे, उनसे ट्रंप बचते हुए दिखाई दिए। चुनाव के पहले उन्होंने यह कहना शुरू कर दिया था कि अगर वह हारे तो अमेरिका में दंगे होंगे। अब देखिए, कहीं न कहीं एक हिटलर, एक तानाशाह की भांति ये अमेरिका जैसे देश के ऊपर एक विचारधारा लादने की कोशिश कर रहे थे। और सारे लोग देखिए स्वतंत्र हैं। यदि आप चाहते हैं कि तलवार के बल पर आप शासन करने का प्रयास करेंगे तो ये मुमकिन हो भी सकता है, पर ये कभी भी अस्थायी नहीं होगा। ये टेम्परेरी होगा, अस्थायी होगा, एक निश्चित समय तक होगा। उसके बाद कभी भी आप धराशायी हो सकते हैं उस बीच में भी। तो आप राजतंत्र नहीं चला रहे हैं कि दंगा कराएंगे, ऐसे मतलब होता है ना अशोभनीय, जब आप बयान देंगे तो उसका प्रभाव अन्य लोगों पे पड़ेगा, जिसका असर आपको दिख रहा है। उनका मीडिया से भी झगड़ा जारी रहा। वह इसके लिए भी जाने जाते हैं कि उन्होंने अपने वरिष्ठ सहयोगियों को किस तरह उनके पदों से चलता किया। उन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे। वह पिछले चुनाव में रूस के हस्तक्षेप से इनकार करते, लेकिन अब खुद चुनाव प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगा रहे हैं। इस आरोप पर उनसे यह सवाल किया जा रहा है कि आखिर चुनाव प्रक्रिया की जटिलताओं से परिचित होने के बाद भी उन्होंने उसे ठीक करने की कोशिश क्यों नहीं की। ट्रंप मतगणना को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, लेकिन यह साफ है कि उन्हें कुछ हासिल नहीं होने वाला। जब पूरा विश्व कोविड महामारी से जूझ रहा था तो ट्रंप ने WHO पर चीन की कठपुतली होने का आरोप लगाकर इस वैश्विक संस्था से निकलने का फैसला किया। वह इस महामारी से लड़ने में भी विफल रहे। शुरू में उन्होंने यह मानने से इनकार कर दिया कि यह जानलेवा बीमारी है। वह लॉकडाउन और मास्क को भी गैर जरूरी बताते रहे। परिणाम यह हुआ कि जो अमेरिका खुद को विज्ञान और तकनीक में अव्वल मानता है, वहाँ इस महामारी के कारण सबसे अधिक मौतें हुई। तो देख सकते हैं कि इन्होंने कई ऐसे विवादास्पद बयान दिए हैं जिसका प्रभाव अब दिख रहा है। महत्वाकांक्षी होना अलग बात है और अच्छी बात है, पर कभी कभार इसी महत्वाकांक्षाओं में आकर यदि आप बेतुके बयान देते हैं तो फिर आप मूर्खों की श्रेणी में आ जाते हैं। क्योंकि जानते हैं आज मीडिया बहुत ही तेज़ हो चुकी है। यदि आप बेतुका बयान देते हैं तो उसका प्रभाव कितना व्यापक स्तर पर और दीर्घकालिक होगा, इस चीज़ को आपको पहले आकलन करना चाहिए। मौतों का सिलसिला अभी भी कायम है। ट्रंप ने जैसे WHO से अमेरिका को बाहर किया, वैसे ही उन्होंने पेरिस जलवायु संधि से भी बाहर आने का फैसला किया और ईरान से हुई परमाणु संधि से भी। आप यहाँ पे कई चीज़ें देख सकते हैं कि जो अतीत में पुरानी सरकारों ने एक विधिवत संबंध स्थापित किया था कई ऑर्गेनाइजेशन को लेकर, और ये पूरी तरह से उससे पीछे चले गए, हाथ छोड़ते चले गए। जिस तरह से कोरोना बीमारी के कारण जो अमेरिका में लोगों की मौतें हुई, उन्होंने WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया। उसके बाद जो पेरिस जलवायु संधि थी उससे भी उन्होंने बाहर कर लिया कि अब भाई हम कार्बन उत्सर्जन करेंगे, और क्योंकि हमारा जो है GDP कम हो रहा है, जब चाइना कर रहा है, भारत कर रहा है, तो हम भी करेंगे, हमसे कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद ईरान में जो परमाणु संधि हुई उससे भी वो बाहर हो गए। तो ये सारे फैसले कहीं ना कहीं एक आक्रामक की संज्ञा देते हैं डोनाल्ड ट्रंप को, और लोग डरते हैं कि भविष्य में कभी ये युद्ध न कर बैठे किसी अन्य देश से बेफजूल का। इसी तरह उन्होंने अफ़गानिस्तान में तालिबान से समझौता किया। उनके ऐसे फैसले ने विश्व राजनीति को प्रभावित किया और उसका मतलब भी नहीं किया। जो तालिबान से समझौता किया गया था दोस्तों, उसका कोई मतलब नहीं कि कुछ साल, मतलब ये किया गया था कि अफ़गानिस्तान जो सरकार है और तालिबान मिल के सरकार चलाएंगी, जो कि वहाँ के लोगों को नागवार गुजरा, असंभव लगा, इसलिए उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। रिपब्लिकन अमेरिका फर्स्ट नीति पर चलते हैं। अब वे अंतर्राष्ट्रीय मामलों, द्विपक्षीय संबंधों में भी इसी नीति का इस्तेमाल करते हैं। इसके चलते विश्व अर्थव्यवस्था के साथ अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति भी प्रभावित होती है। ट्रंप अमेरिका फर्स्ट नीति को एक अलग स्तर पर ले गए बगैर यह सोचे विचारे कि इससे विश्व पर क्या असर पड़ेगा। इसी कारण दुनिया के अनेक देश उनके फैसलों को लेकर सशंकित बने रहे। अमेरिका प्रवासियों का देश है, यहाँ पर देश से आकर लोग बसे, यहाँ भारतीयों का भी अच्छा खासा असर है। इस बार 1 दर्जन से अधिक भारतीय मूल के लोग चुनाव जीते हैं। आप देख सकते हैं कि दोस्तों ज़्यादातर वहाँ माइग्रेंट लोग हैं, प्रवासी लोग हैं,
रोजी रोटी के लिए जाते हैं, कुछ लोग वहाँ बस चुके हैं। तो ऐसे में भारतीयों और अन्य देशों के लोगों की संख्या काफ़ी बेहतर मानी जाती है। और इस बार यदि आप देखेंगे तो भारतीय मूल के लोग तकरीबन कई दर्जन इलेक्ट हुए हैं इस बार। तो इससे प्रभाव पड़ता है कि आए दिन जिस तरह से धमकी दिया जा रहा था कि माइग्रेंट जो प्रवासी हैं उनके लिए हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, H1 जो H1 H2 करके जो क्या वीज़ा होता है उस पर ये प्रतिबंध लगा देंगे, तो ये कर देंगे, इतना कम कर देंगे, अब इतने ही प्रवासी आ सकते हैं अमेरिका में। अमेरिका फर्स्ट जो पॉलिसी है उसे ज़्यादा हाईलाइट किया जाएगा, अन्य देशों के लोगों को कम किया जाएगा। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ती हैं। भारतीय अमेरिकी मूल की कमला हैरिस तो उपराष्ट्रपति पद की प्रत्याशी हैं। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है कि पहली द फर्स्ट लेडी हु बिकम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, और वो बिलोंग करती हैं हमारे भारत जैसे देश, भारतीय मूल की हैं कमला हैरिस। इनका बहुत बड़ा योगदान है। यदि बिडेन आज वहाँ के राष्ट्रपति होंगे, बनेंगे, तो कमला हैरिस का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है, क्योंकि इन्होंने एक एकजुट का काम किया है। ठीक है, जो प्रवासी थे, जो भारतीय मूल के लोग थे, भारत को अपना दोस्त बताने के बाद भी ट्रंप H1 H2B समेत अन्य विदेशी वीज़ा पर अंकुश लगाने वाले फैसले करते रहे हैं। H1 वीज़ा भारतीयों के लिए बहुत मददगार है। आमतौर पर IT सेक्टर के पेशेवर इस वीज़ा का लाभ उठाते हैं। इस वीज़ा को लेकर ट्रंप की टेढ़ी निगाह के बाद भी भारत और अमेरिका के संबंध लगातार प्रांगाढ़ होते रहे हैं। पिछले कुछ समय से ट्रंप और मोदी की दोस्ती भी प्रांगाढ़ हुई थी। इसी के चलते अपने कार्यकाल के अंतिम समय में वह भारत के दौरे पर भी आए। तो आप देख सकते हैं कि यदि देखा जाए कि कुछ जो रिसेंट का समय था, जो काफ़ी सेंसिटिव था हमारे देश के लिए, जिस तरह से जब अभिनंदन को कैद कर लिया गया था पाकिस्तान जैसे देश के पास, वो स्थिति पूरी तरह से ये बन गई थी कि एक दो दिन के अंदर भारत जैसा देश पाकिस्तान के ऊपर आक्रमण करेगा यदि वो रिलीज़ नहीं करता है जिनेवा संधि के तहत। उसके बाद आप देखे होंगे कि जिस तरह से पिछले 2-3 महीने से गतिरोध बना हुआ था चाइना जैसे देश के साथ, उसके बाद नेपाल जैसे देश के साथ। तो इसमें बहुत बड़ा स्टेटमेंट जो आया अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कि मैं पूरी तरह से समर्थन करता हूँ, भारत जैसे देश के साथ हर मुश्किल वक्त में खड़ा हूँ। इस बात को बोलना अपने आप में एक बहुत बड़ा शान है। ट्रंप ने अनेक देशों के खिलाफ आक्रामक रवैया अपनाया। हाल ही के दिनों में उन्होंने चीन के प्रति खासी आक्रामकता दिखाई। उन्होंने चीन के साथ व्यापार घाटा रोकने के लिए कई कदम अवश्य उठाए, लेकिन उनसे चीन पर बहुत असर नहीं पड़ा, क्योंकि ट्रंप यह आरोप लगाते रहे कि बाइडेन चीन के प्रति नरमी रखते हैं। इसलिए देखना यह है कि बतौर राष्ट्रपति व चीन की ओर से पेश की जा रही चुनौतियों से किस तरह निपटते हैं। वैसे इस पर डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दोनों सहमत हैं कि चीन विश्व व्यवस्था के लिए चुनौती बन रहा है। अमेरिका चीन के मामले में जो नीति अपनाएगा उसका असर भारत पर भी पड़ेगा। निस्संदेह भारत के प्रति चीन के आक्रामक रवैये की ट्रंप प्रशासन ने निंदा तो की, लेकिन उससे जैसी मदद की दरकार थी वह नहीं दिखी। चूँकि डेमोक्रेट उतने अमेरिका केंद्रित नहीं हैं जिसका भारत को लाभ मिलना चाहिए, लेकिन यह देखना होगा कि बाइडेन भारत की मूल समस्याओं को हल करने में दिलचस्पी दिखाते हैं या नहीं। इनमें एक समस्या पाकिस्तान के भारत विरोधी रवैये को लेकर है और दूसरा चीन के आक्रामक रुख को लेकर। एक के बाद एक अमेरिकी राष्ट्रपति यह तो मानते रहे हैं कि पाकिस्तान भारत में आतंक फैलाता है, पर वे इस आशा के बयान देने तक ही अधिक सीमित रहे। उन्होंने पाकिस्तान में चल रहे आतंकी अड्डों की ओर कभी गंभीरता से ध्यान नहीं दिया। अमेरिका तालिबान और अन्य आतंकी संगठनों को पोषित करने वाले पाकिस्तान की मदद करता रहा। इसका खामियाजा भारत को भुगतना पड़ा। पाकिस्तान आतंक से लड़ने के नाम पर अमेरिका से मदद लेता रहा और आतंकियों को पालता रहा। ट्रंप ने पाकिस्तान को दी जाने वाली मदद तो रोक दी, मगर तालिबान से समझौता कर लिया। तो देखते हैं दोस्तों, एक तरह से जो गढ़ बना हुआ है गल्फ़ कंट्रीज़ को लेकर, आए दिन जिस तरह से वो आतंक मचा रहे हैं, अपने नए नए गुर्दों को भेज के अन्य जगहों पे जिस तरह से बम ब्लास्ट कर रहे हैं, स्लीपर सेल भेज रहे हैं, तो यहाँ पे जिस तरह से आरोप लगाया गया है यहाँ डोनाल्ड ट्रंप को, तो इस चीज़ को मैं खारिज करना चाहूँगा कि ये बंदा एक ऐसा शख्स है जो एक प्रिविलेज दिया जाता था, एक बहुत बड़ा आर्थिक पैकेज दिया जा रहा था कई सालों से पाकिस्तान जैसे देश को। यही है राष्ट्रपति जिसने पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया कि 1 रुपया मैं नहीं दूंगा,
क्योंकि इस पैसे का सही जगह पे यूज नहीं किया गया है, बल्कि आतंकवादियों को स्पॉन्सर, उनके हथियारों पे खर्चा किया गया है। और जिस उद्देश्य से किया गया था कि वहाँ पे जो आतंक कम होना चाहिए, उस पे सफलता नहीं दिखी। इतना तय है कि उनके राष्ट्रपति बनने के बाद भी भारत अमेरिका के बीच दोस्ती का सिलसिला थमने वाला नहीं, क्योंकि दोनों देशों के रिश्ते उस मुकाम पर पहुंच गए जहां से पीछे नहीं लौटा जा सकता। तो नमस्कार, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।